क्या ये जो संघर्ष की स्थिति है, युद्ध की स्थिति है, अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच में ही रहेगी या इसमें बाकी देशों का भी इन्वॉल्वमेंट होगा? क्योंकि यहां नेटो देश की चर्चा कर लेना भी बहुत जरूरी है। नेटो देशों का रुख क्या होगा, जो अक्सर अमेरिका के साथ ही नजर आते हैं, अब उनका रुख क्या होगा, इस पर चर्चा कर लेना भी जरूरी है। लेकिन पहले आपको बता देते हैं नेटो देश कौन कौन से हैं। कुल मिलाकर 32 नेटो देश हैं और इनके प्रमुख देशों की बात हम कर रहे हैं। बेल्जियम, अल्बानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, कनाडा, चेक गणराज्य ये इसका हिस्सा है। डेनमार्क नेटो देश का हिस्सा है। एस्टोनिया नेटो देश का हिस्सा है। इसके साथ ही साथ इटली भी हिस्सा है और तुर्की भी हिस्सा है नेटो देश का। तो ये सवाल है कि क्या ये जो तमाम देश हैं ये अब अमेरिका के साथ युद्ध करेंगे? क्या नेटो के विरुद्ध ईरान की तरफ से कुछ किया जाएगा? और क्या ये 32 के 32 जो देश है वो अब इस युद्ध में कूद जाएंगे? क्या इस युद्ध में उनकी एंट्री हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर नेटो कूदता है तो फिर आप समझिए कि युद्ध और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अमेरिका, ब्रिटेन और तुर्की ये भी इस नेटो देश के हिस्सा हैं। स्वीडन इस नेटो देश के हिस्सा हैं। स्पेन, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, रोमानिया ये भी नेटो देश का हिस्सा है। कुल मिलाकर 32 देश हैं, जिसमें ग्रीस, जर्मनी का नाम भी शामिल है। अब सवाल यह है कि क्या नेटो देशों का रुख होने वाला है? ईरान के पास जो ऑप्शन है उस ऑप्शंस में क्या इन देशों के साथ भी कुछ हो सकता है? क्या ये देश भी डायरेक्ट फाइट में कूद सकते हैं? क्योंकि रुख जो नेटो का रहता है वो अमेरिका जैसा ही रहता है। जो अमेरिका करता है वही नेटो देश भी करते हैं। अब नेटो देश के पास क्या है या नेटो देश क्या कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। और अगर ये कूदते हैं युद्ध में तो फिर इस युद्ध का स्वरूप क्या होगा? मिडिल ईस्ट में जो तबाही मची हुई है उसका क्या होगा? ईरान का क्या होगा? इजरायल का क्या होगा? इस युद्ध का क्या होगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। 3 देशों के इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ क्या बाकी देशों का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें होगा? तो नेटो देशों की अगर बात करें कुलकर्णी सर, क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? 32 देश हैं और इनका रुख क्या होता है ये पूरी दुनिया जानती है। ईरान क्या इधर कोई छेड़छाड़ी करेगा या उसके बिना छेड़खानी किए ही ये 32 के 32 इन्वॉल्व होंगे? देखिएगा, नाटो के जो 32 देशों का एक जो संधि है उसमें एक बेसिक आर्टिकल है कि अगर उसके किसी भी एक देश के ऊपर हमला होता है तो नाटो उसके बरखिलाफ कार्रवाई करेगा। अब सवाल यह है, ईरान ने बार बार कहा है कि वो अमेरिका के ऊपर हमला नहीं करेगा, पर वो कल तक कहा था। आज 4:30 बजे तो बिल्कुल ही स्थिति बदली हो गई है। अब अमेरिका ने हमला करके ईरान के ऊपर, अब ईरान क्या करता है और किस प्रकार से क्या बाकी के नाटो सदस्यों को अमेरिका उकसाता है कि आप भी इनके ऊपर हमला करें, मुझे नहीं लगता है आज की तारीख में और अभी तक कि नाटो के बाकी सदस्य में सिर्फ 2 ही ऐसे सदस्य हैं, यूएसए और यूके, जो ईरान को अपने जगह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बार बार जिस प्रकार से ईरान कह रहा है डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, और वो जो डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल को लेकर के जिस प्रकार से ईरान के अंदर कबर डाल करके, कफन डाल करके जो प्रोसेशन, जो लाखों लोग रास्ते के ऊपर निकले हैं, ये सबको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि ईरान के पास ज्यादा कुछ रहा नहीं अदर देन द मिसाइल्स और उसके पास ड्रोन। और ऐसे हालत में अब ईरान एक पुरानी सभ्यता होने के नाते इतने आसानी से तो सरेंडर नहीं करेगा, थोड़ा बहुत कहना जरूर करेगा। मुझे लगता है अगले 24-48 घंटे के अंदर साफ क्लियर हो जाएगा कि क्या ईरान लड़ने की काबिलियत रखता है या ईरान अपने आप को बाकी देशों की मदद से, चाहे वो चीन हो, रूस हो, अमेरिका हो, कहीं ना कहीं ऑनरेबल एग्जिट, जिससे कि कम से कम ये भी ना लगे ईरान को कि हम हार गए, और ये भी ना लगे कि उनका जो जिस मकसद से आयतुल्लाह ने रेवोल्यूशन ला करके ईरान में डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, वो तो अब नहीं कर लेकिन क्या इस सिचुएशन से निकलना अब ईरान के लिए भी आसान होगा? अमेरिका ने अटैक किया और उस अटैक के बाद जिस तरीके से ईरान का रुख है उसके बाद तो ऐसा लग रहा है दत्ता सर कि वो कुछ कर सकता है। अब अमेरिका को डायरेक्ट छेड़ेगा, अमेरिका के बेसिस को टारगेट करेगा, क्या करेगा ईरान? और उसके बाद फिर वही सवाल है कि 32 देश, क्या इनका इन्वॉल्वमेंट भी होने जा रहा है? क्या जो बड़े बड़े प्रमुख देश हैं क्या उनका इन्वॉल्वमेंट होने जा रहा है? राजीव, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं अगर इसी को अब मैं दूसरी तरफ लेके चला जाऊं, यूक्रेन और रशिया की जंग, यूक्रेन के पीछे पूरा नाटो, पूरा अमेरिका खड़ा रहा और अभी भी खड़ा है। और अमेरिका ने बीच में डील करने की चेष्टा करी और बीच में ये भी बोला कि मैं विड्रॉ कर रहा हूं, और उसके बाद में जो नाटो के देश हैं वो सारे के सारे यूक्रेन के पीछे खड़े हो गए। अभी उस समय जब ये नाटो, अमेरिका इकट्ठे होकर यूक्रेन की मदद कर रहे थे, रूस के साथ कौन खड़ा था? चीन, ईरान,
नॉर्थ कोरिया। तो अगर उस समय रूस के पीछे चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया खड़ा था, तो आप ये भी मान के चलें आज के दिन ईरान के पीछे रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया भी खड़ा है। और अभी अगर वो वहाँ पे सारे मिलके यूक्रेन के माध्यम से रूस को नहीं कर पाए कुछ, तो क्या अभी ईरान को क्या कर पाएंगे? मेरा कहने का मतलब ये है, ईरान एक बड़ा मुल्क है, उनके पास काफ़ी पोटेंशियल है, ठीक है नुकसान होगा उनका, लेकिन उसके पास इतनी क्षमता है, जब तक उसकी मिसाइल्स इंटैक्ट हैं, जब तक उसकी वो स्टॉक्स इंटैक्ट हैं, जो ये स्ट्राइक अगर ना कर पाए तो वो जितने आसपास में अमेरिकन बेसिस हैं इजराइल के ऊपर लगातार मिसाइल अटैक करता चला जाएगा। और बाद में अभी देखिए, आज नहीं तो कल रूस और चाइना का भी बड़ा स्टेटमेंट आएगा कि ये जो अटैक किया अमेरिका ने उसके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, उसके ऊपर उनका क्या स्टैंड है। बल्कि पुतिन ने शायद कल की परसों बोला भी था ये कि अमेरिका को उनके न्यूक्लियर सेट्स के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, इट विल बी क्रॉसिंग अ रेड लाइन। ये पुतिन का एक स्टेटमेंट है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी हम देखेंगे कि ये जंग कब खत्म होती है। मेरा मानना यह है कि ईरान एकदम हथियार नहीं डालेगा, और वो खास करके अब नहीं डालेगा जब अमेरिका ने साथ दे दिया है इजराइल का। और वो जो नेगोशिएट की बात कर रहा था कि हम 2 हफ्ते के बाद में करेंगे, तो वो ही अगर आपको याद हो, क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने अमेरिका को जाके रखा, हम बातचीत कर रहे हैं, पीछे आके पर्ल हार्बर ठोक गया वो। तो वही कार्रवाई यहां भी हो रही थी कि 60 दिन की बातचीत, 61 दिन में हमला। अभी मैं सोच रहा हूं, मैं G7 से वापस आ गया हूं, 2 हफ्ते के बाद बताऊंगा क्या हो गया और हमला। तो मेरा कहने का मतलब है, ये सरप्राइज हासिल करने का एक तरीका होता है, एक जरिया है, और ईरान को भी मालूम है कि वो है। और दूसरा स्टेटमेंट, ईरान ने बोला कि हमने अपने सारे न्यूक्लियर सेट्स को सेफ जगह में ट्रांसफर कर दिया था मार्च के महीने में, हमको पता था कि हमला करेंगे। तो अगर न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं फैल रही है, तो इसका मतलब क्या है, इनके जो न्यूक्लियर सेट्स थे, यूरेनियम था, जितनी भी मात्रा में था, कहाँ ले गए वो? किसी सीक्रेट जगह में छुपा दिया, हो सकता ओवरग्राउंड ही हो, जो किसी को पता नहीं। तो कहने का मतलब है बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल सर, ईरान को पता था कि अमेरिका कुछ ना कुछ तो करेगा, और इसके लिए ईरान ने तैयारी भी की थी। अब जो बयान ईरान की तरफ से आ रहा है उसमें तो यही बताया जा रहा है कि कोई रेडिएशन की कोई जानकारी नहीं है, और जब रेडिएशन नहीं फैल रही है तो हिट हुई है न्यूक्लियर साइट, वहां पर कोई नुकसान हुआ है, कुछ डैमेज हुआ है, ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में अगर ट्रंप की ही बात कर लूं, नेटो देशों की ही बात कर लूं बहलसल, तो एक सवाल जो मेरे जहन में आता है वो ये कि 2 हफ्ते का वक्त अगर दिया जा रहा है और 2 दिन में अगर हमला कर दिया जा रहा है, क्यों? ऐसा क्या हो गया जो इतनी जल्दबाजी में अटैक किया गया? बहुत ही अच्छा है, जब वो G7 से छोड़ के आए थे, कह रहे थे बहुत बड़ी कोई चीज करने वाला हूं मैं, एंड हो जाएगा सब कुछ। लेकिन उसके बाद उन्होंने 2 दिन के बाद क्या बोला कि मैं 2 हफ्ते का टाइम ले रहा हूं सोचने के लिए। लेकिन 2 दिन में ही उन्होंने अटैक कर दिया। ये 2 दिन में क्यों? क्योंकि इसके दौरान मेरे हिसाब से 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चीज है कि जो ईरान ने रेजिलियंस दिखाई और जो ईरान ने ग्रेजुएटेड रिस्पांस दिखाया, और जिस हिसाब से डैमेज हुआ इजराइल के अंदर, चाहे वो हाइफा में हुआ, तेल अवीव में हुआ, मोसाद हेडक्वार्टर्स में हुआ, हॉस्पिटल में हुआ, उनके दूसरे कमर्शियल सेंटर्स में हुआ, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज थी, डायमंड ट्रेडिंग सेंटर था, यानी कि बहुत ज्यादा तबाही मचाई। तो उनको ये डर लगने लग गया था कहीं ना कहीं जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं अभी अवेलेबल इजराइल के पास, तो उसकी कमी आनी शुरू हो गई थी। तो उनको लग रहा था कहीं ऐसे ना हो कि आने वाले समय में, और है तो छोटा सा ही देश इजराइल, और 205 गुना बड़ा है ईरान। तो ईरान में चाहे कितना भी डैमेज कर लो, लेकिन जब आप इजराइल में डैमेज करते हो और कॉन्सेंट्रेटेड है एकदम वो देश, तो उस पर डैमेज ज्यादा दिखता है और ज्यादा लगता है और ज्यादा होगा। ये एक रीजन था मेन। और दूसरा एक और रीजन था उनका कि जो अमेरिका को लग रहा था कि ये डिसेप्शन टेक्निक का भी मैं इस्तेमाल करता हूं, दिखाता हूं कि मैं 2 वीक और सरप्राइज अटैक कर दूंगा 2 दिन के अंदर। लेकिन साथ में मैं एक चीज कहना चाहता हूं, प्राची जी, अगर आप मुझे 1 मिनट का और समय दें, वो मैं ये कहना चाहता हूं कि 32 देश जरूर हैं, बट सॉवरेनिटी ईरान की किसने तोड़ी है? अमेरिका ने। नाटो का आर्टिकल 5 क्या कहता है जब उन पे अटैक होता है? लेकिन अटैक किसने किया पहले? यूएस ने किया। क्या यूरोप खुश था इससे? यूरोप खुश नहीं था। तभी जिनीवा में मीटिंग हुई थी आज से 2 दिन पहले, जहां पे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी गए थे और सारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे। वो नहीं चाहते थे ये युद्ध आगे बढ़े, ईरान इजराइल का, और वो नहीं चाहते थे, बोला नहीं, लेकिन चाहते नहीं थे कि अमेरिका इसके अंदर जंप करे ताकि ये युद्ध और बड़ा हो जाए। लेकिन साथ में एक बात आ जाती है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि अमेरिका के साथ कौन कौन खड़ा होगा। अब देखिए, इसके अंदर नाटो में 32 देश जरूर हैं,
यूएस को छोड़ दें तो 3 और देश हैं जिनके पास शक्ति है ऐसी, वो है यूके, फ्रांस और जर्मनी। बाकी सारे देश जो है वो इसमें वैसे भी नहीं घुसना चाहेंगे और उतनी शक्ति भी नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसमें से मुझे सिर्फ लगता है, जो जनरल कुलकर्णी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि यूके इनको जरूर सपोर्ट करेगा, क्योंकि शुरू से जहां भी अमेरिका कहता है यूके वहां पे, और यूके ने अपने एयरक्राफ्ट को ऑलरेडी यूरोप से निकाल के यहां पे बेस कर दिया है मिडिल ईस्ट के अंदर। तो मेरे हिसाब से यूके तो जरूर करेगा, फ्रांस और जर्मनी मुझे नहीं लगता करेंगे। चलिए ठीक, अब कितना समर्थन मिलेगा, कौन अमेरिका के साथ खड़ा होगा आकर, इस पर सभी की निगाहें। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अमेरिका के प्रहार के बाद ईरान ने जबरदस्त पलटवार कर दिया है। तेल अवीव और हाइफा को टारगेट कर 27 मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने इजराइल की 14 लोकेशन को टारगेट किया है। ऐसे में इजराइल ने अपना एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया है। किसी भी विमान के आने जाने की इजाजत नहीं है। इजराइल में जबरदस्त तबाही देखने को मिल रही है। सभी को शेल्टर्स में जाने का आदेश जो है वो इजराइल की तरफ से दे दिया गया है। लगातार बेंजामिन नेतन्याहू बैठकें भी कर रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू को भी इस बात का अंदाजा होगा कि अगर अमेरिका समर्थन करेगा, अमेरिका अगर इस युद्ध में डायरेक्ट कूदेगा तो ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ईरान सबसे पहले इस हमले का जो काउंटर अटैक करेगा वो इजराइल पर ही करेगा, और ऐसा ही होता हुआ हमें नजर आ रहा है। और क्या ये यहीं तक, मेजर जनरल सिवाग सर, क्या ये यहीं तक ये तबाही की जो तस्वीर हमें देखने को मिल रही है इजराइल तक ही सीमित रहेगा या बाकी देशों का इन्वॉल्वमेंट भी होगा? देखो प्राची, मुझे लगता नहीं कि ये लड़ाई ज़्यादा फैलेगी। उसकी वजह ये है क्योंकि ये लड़ाई जो है अभी अमेरिका ईरान के अगेंस्ट या इजराइल ईरान, ये ज़्यादातर मुझे लगता प्लेयर खेलेंगे, क्योंकि बाकी जो हैं वो आपको एक्टर्स एंड करैक्टर्स हैं, वो हेल्प दे सकते हैं मगर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर आप ईरान की तरफ देखें, जैसे बात करता है चीन जो है वो कुछ मदद करेगा ये एम्यूनिशन वेपन में, और आज की तारीख में रूस जो है उसकी काबिलियत नहीं है, वो यूक्रेन की लड़ाई में है। हाँ, नॉर्थ कोरिया कोई हथियार दे सकता है। तो ऐसे में ईरान के साथ कोई ख़ास बंदे नहीं खड़े हुए, और स्पेशली जो कि मुस्लिम वर्ल्ड है मिडिल ईस्ट में, वो मुझे नहीं लगता कि वो उसके साथ है। अब जो अमेरिका के साथ है, जो ये लड़ाई हुई है, ये रुक कैसे सकती है? देखो होगा कैसे। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई को देखो, एक लड़ाई जो हारा हुआ भी जीत मान रहा है, पाकिस्तान जो ये लड़ाई हार गया था वो जश्न मना रहा है जीत का। तो कहीं ना कहीं ईरान कहीं ये नहीं कह रहा कि हम किसी से कम हैं, वो कह रहे हैं कि हम हमले बहुत कर रहे हैं, इजराइल पे हमने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। हाँ, अभी उसको चोट लगी, उनके एक प्रकार ईगो को हर्ट हुआ है। जैसे अमेरिका ने 3 जगह इसकी न्यूक्लियर बेसिस पे अटैक किया है, जो कि फोर्दो है, इफ्शान है और नटाज है। हाँ, उस पर यह भी सच्चाई है कि लिमिटेड ही कोई डैमेज हुआ है। हो सकता है वहाँ की न्यूक्लियर फैसिलिटी का जो यूरेनियम था वो पहले ही शिफ्ट होगा। अब क्या करेगा ईरान? ईरान कुछ पलटवार करेगा, वो दिखाएगा कि हमने भी पलटवार किया, और नुकसान ईरान को और अमेरिका को भी हुआ, और उसके बाद बातचीत का दौर चल सकता है। चाइना और रशिया पहले ही बोल चुके हैं कि अगर अमेरिका डायरेक्ट अटैक करेगा, इन्वॉल्व होगा, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वही बताओ, देखो कहने की बात है कि अंजाम क्या बुरा होगा? क्या चीन और रूस डायरेक्टली इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे? वो लगता नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, एक तो काबिलियत और क्षमता, आप चीन देखें कितनी दूर है, क्या दे सकता है मदद। रूस जो है वैसे ही ज़्यादा इन्वॉल्व है रशिया यूक्रेन लड़ाई में। मुझे लगता है ये लड़ाई जो है, इस लड़ाई का एक ही मुद्दा था जो अमेरिका आया है इस लड़ाई में, नहीं तो इजराइल कैपेबल था। वो था फोर्दो के अंदर जो न्यूक्लियर मिसाइल हैं और यूरेनियम है, उसको और कोई बम नहीं कर सकता, जो कि GBU-57 बंकर बस्टर बम है, उसको B-2 बॉम्बर से किया जा सकता है, वो अमेरिका के पास ही है। वो अब कितना डैमेज होगा टाइम बताएगा, मगर मुझे नहीं लगता इस लड़ाई का दायरा बढ़ेगा। ये ऐसा हो सकता क्योंकि ईरान के पास इतनी काबिलियत नहीं है कि जो तुलना कर रहे थे कुलकर्णी साहब भी और एक प्रकार से दत्ता साहब भी, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो रूस है वो बहुत बड़ा देश है, उसकी इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स सबको सरप्राइज कर दिया 3 टाइम। वो लड़ रहा है 3 साल से। क्या ईरान के पास इतनी काबिलियत और क्षमता है? मुझे लगता है वो डाउट है। ईरान की प्रॉब्लम क्या है? ईरान के पास लिमिटेड स्टॉक है मिसाइल, रॉकेट। लेकिन सर अभी तो ईरान बहुत कुछ कर रहा है। मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ बता देती हूं, बड़ी खबर तो करेगा। बड़ी खबर बता देती हूँ। अमेरिका के प्रहार के बाद ईरान ने जबरदस्त पलटवार कर दिया है। तेल अवीव और
हाइफा को टारगेट कर 27 मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने इजराइल की 14 लोकेशन को टारगेट किया है। ऐसे में इजराइल ने अपना जो एयर स्पेस है वो भी बंद कर दिया है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद अपना एयर स्पेस अब बंद कर दिया है इजराइल ने। 14 शहरों पर ईरान जो है वो लगातार हमले कर रहा है और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान अभी कैसे अपना बदला पूरा कर रहा है। इस बीच बड़ी खबर, इजराइल के हमलों से ईरान में भारी तबाही का मंजर है। ईरान में 865 लोगों की मौत हो चुकी है, अब तक हो चुकी है। ईरानी सैन्य कमांडर्स का बड़ा कुनबा इस हमले में तबाह हो गया है। 4000 से ज्यादा लोग घायल हैं। राजधानी तेहरान में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। तो ईरान में 865 लोगों की मौत हो चुकी है। हमलों में करीब 4000 लोग घायल हो गए हैं। तो इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान पर इजरायली सेना का जबरदस्त हमला। वेस्टर्न ईरान में मिलिट्री बेस टारगेट किए गए हैं। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं। आईडीएफ का दावा है कि कई ईरानी सैनिक मारे गए हैं। तो ये बड़ी खबर, ईरान को देखिए अभी अमेरिका ने जो किया उसका बदला लेना है, उसका जवाब देना है। तो इजराइल भी तो लगातार हमले कर ही रहा है ना। इजराइल लगातार ईरान में घुसकर मार रहा है, जबकि ईरान ने अपने हमलों को आज सुबह से तेज तो किया है। लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की जा रही हैं, लेकिन इजराइल भी ये दावा कर रहा है कि हमने बहुत नुकसान फिलहाल ईरान को पहुंचाया है और लगातार ईरान पर इजराइल के जो हमले हैं वो जारी हैं। आप तस्वीर देख लीजिए, जो बिल्डिंग्स हैं वो खंडहर में तब्दील हो रही हैं। जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर टूटा फूटा जो सामान है वो नजर आ रहा है और आईडीएफ ने दावा किया है कि कई ईरानी सैनिक मारे गए हैं। अब कुलकर्णी सर, यही तो चुनौती है ना। अभी तक तो हम सिर्फ इस परिप्रेक्ष्य से बात कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ वो क्या करेगा। अभी ये देखिए ना, इजराइल के भी तो लगातार हमले हो रहे हैं ना। आपको इजराइल के हमलों का भी जवाब देना है। आपके 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला करने का दावा, उसे तबाह करने का दावा किया गया है कि ये फंसा हुआ फिलहाल ईरान नजर आएगा। ठीक है प्राची जी, इजराइल इज फीलिंग द हीट, इसमें कोई शक नहीं है। अब लड़ाई होएगी तो इंटरसेप्टर्स वर्सेस मिसाइल्स। अब मिसाइल्स ये डालेंगे जितने भी अब ईरान के पास बचे हैं। अगर शुरुआत में हम कहें उनके पास 5000 थे, तो आज की तारीख में कम से कम 1000 के आसपास तो उनके होंगे। चाहे उनका मिलिट्री प्रोडक्शन बेस बर्बाद कर दिया होगा इजराइल ने, अब इसके बाद और बर्बादी होगी ईरान के अंदर। लेकिन उसके पास है 1/3 लॉन्चर भी ईरान के बर्बाद कर दिए इजराइल ने। इसके बावजूद भी अगर 27 टारगेट अगर आपके पोर्ट सिटी हाइफा में या टेल अवीव में या उसके सेंट्रल इजराइल के अंदर जिस तरीके से बमबारी हो रही है, इसका मतलब इतना सब कुछ होते हुए भी, एयर डिफेंस होते हुए भी, आपका पूरा आयरन डोम उधर है, आपका डेविड स्लिंग है, आपका एरो सिस्टम है, इसके बावजूद ये पेनिट्रेट करके वहां पे नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये नहीं है कि इजराइल खाली बैठा है और इजराइल को लग रहा है कि कुछ सारे जनरल्स अगर मार दिए गए हैं ईरान के, बड़े बड़े जो सेना के अधिकारी हैं उनको अगर मारा जा रहा है, तो ये भी तो चुनौती है ना ईरान के लिए। इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन फौज है, ये जब भी कोई भी है, 10 लाख की फौज है ईरान की और काफी सिस्टमैटिक ये है। उनका कमांडर मारे गया, नंबर 2 चार्ज लेगा, नंबर 2 मारा गया, उसका अपग्रेड होगा। तो वो तो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तो ईरान के बीच में चलता रहेगा। यस, थोड़ा बहुत झटका लगेगा, लेकिन सबको मालूम है कि कार्रवाई हमने क्या करनी है, क्योंकि शुरुआत से ही उनका जो जहन है वो क्या है, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। मतलब उनका मकसद का साफ है कि हमने यहूदियों को खत्म करना है।